स्वागत है आपका ज्ञानार्पण परिवार में। तो आशा है कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और जो है आपकी तैयारी भी जो है सुचारू रूप से चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो है भूगोल की सीरीज को जो है शुरू किया था, तो उसी क्रम में जो है हम लोगों ने पहले जो है अक्षांश और देशांतर को देखा था। अक्षांश और देशांतर को समाप्त करने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आप लोग जो है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है पिछले वीडियो को जाकर के देखें। अक्षांश और देशांतर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है उसमें। और आज से हम लोग जो है, आप लोग जो है देख के समझ गए होंगे कि भारत का भूगोल जो है हम लोग शुरू करेंगे। अक्षांश और देशांतर को पहले कराने का उद्देश्य मेरा यह था कि आपको भारत का भूगोल हम प्रारंभ करें तब जो है आपको सुविधा हो, कोई असुविधा ना हो। जैसे भारत के जब अभी हम जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को बताएंगे, तब आप लोग ये भटकाव की स्थिति में ना हो कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो ये आपको मैंने जो है पहले ही क्लियर करा दिया है कि अक्षांश और देशांतर क्या है। आप लोग जो है पीछे जाकर के जो लास्ट वीडियो है उनको देखें। अब आज से जो है हम लोग शुरू करेंगे क्या, भारत का भूगोल। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ये जो है हमारी पृथ्वी है, सभी लोग परिचित हो गए हैं इससे। और आपको बताया था अक्षांश वाले चैप्टर में कि ये जो है 0 डिग्री की एक अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग विषुवत कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो है 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो हम बात करते हैं भारत की। तो भारत की स्थिति हमारी पृथ्वी पर कहां पर है? पहली बात तो ये जो है यहां कहीं पे है, यानी कि भारत की स्थिति को यदि हम बात करें तो ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में है और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो पृथ्वी पर वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ध्यान रखना इस बात को, कई बार जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जो है कहां पर स्थित है, तो उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर उत्तरी गोलार्ध अगर ऑप्शन में होता है, अगर उत्तर पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन में नहीं होता है तो आप जो है उत्तरी गोलार्ध के साथ जाएंगे। और यदि जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन में होता है तो आप जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध की ओर जाएंगे। तो ठीक है, तो इससे पहले जो है सबसे पहले हम आते हैं, जब हम किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि पहले उसका जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो है पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के भूगोल में सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस को हम लोग जो है कवर करेंगे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है नंबर 1 पर देखते हैं, परिचय को देखेंगे, यानी कि भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। परिचय को देखेंगे, साथ ही साथ जो है उसके बाद में हम जो है भारत की सीमाओं को देखेंगे, सीमाएं देखेंगे। इसके बाद में जो है हम लोग सीमाओं के साथ ही साथ जो है हम लोग द्वीप देखेंगे, द्वीप, पर्वत, पठार। उसके बाद में जो है हम लोग नदियों को देखेंगे। नदियों के अंतर्गत जो है हम लोग 2-3 चीजें देखेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे बांध यानी कि डैम देखेंगे, झीलों को देखेंगे यानी कि बांध और झीलों को देखेंगे। इसके साथ ही जो है जलप्रपात भी देखेंगे, कुछ भारत के प्रमुख जो है जलप्रपात हैं उनको देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर जो है सॉइल यानी कि मृदा को देखेंगे, भारत की मृदा को देखेंगे, भारत की जलवायु को देखेंगे, और इसी के साथ साथ जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जो है भारत के वन को देखेंगे, भारत की जनजातियों को देखेंगे, यानी कि भारत के वनों को देखेंगे और वनों के साथ ही साथ जो है जनजातियों को देखेंगे।
जनजातियों के साथ जो है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो है ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, आर्थिक भूगोल को देखेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है वो भारत के आर्थिक भूगोल में ही आ जाता है। उसके बाद जो है हम लोग जनगणना में देखेंगे, यानी कि यदि हम बात करें भारत के आर्थिक भूगोल को देखेंगे और इसके बाद जो है जो हमारे भारत के भूगोल का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा जनगणना का। तो इस प्रकार से लगभग जो है ये 12-13 टॉपिक हैं, इनको जो है हम भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक टॉपिक और छूट गया है कि भारतीय कृषि को भी देखेंगे, भारतीय कृषि को भी देखेंगे। तो ये जो भूगोल की जो सीरीज है ये अनवरत रूप से चलती रहेगी जब तक भारत का भूगोल समाप्त ना हो जाए, और जैसे ही जो है भारत का भूगोल समाप्त होगा उसके बाद जो है हम लोग विश्व को भूगोल को कंटिन्यू करेंगे, जहां से हमने अक्षांश और देशांतर को छोड़ा था, फिर जो है सौर मंडल, फिर जो है अन्य चीजें जो है विश्व के भूगोल में देखेंगे। तो आज से जो है हम लोग शुरू करते हैं भारत के भूगोल को। तो शुरू करते हैं आगे की ओर। देखिए इन परीक्षाओं किसी भी परीक्षा में जो है इन टॉपिक से संबंधित जो है बहुत प्रश्न आते हैं और जो भिन्न भिन्न तरीके से इन प्रश्नों को जो है पूछा जाता है। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं भारत के भूगोल को और प्रारंभ करते हैं कि भारत का जन्म कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग ये जान लेते हैं, देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है, जो जर्मनी के रहने वाले थे और उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, अल्फ्रेड वेगनर इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। इनके अनुसार इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, इनके अनुसार जो संपूर्ण पृथ्वी जो थी वो एक सघन पिंड के रूप में थी, एक ही केवल पिंड था, पृथ्वी पर कोई भी महाद्वीप उपस्थित नहीं था। तो इस जो सघन पिंड था, ये पूरा का पूरी जो पृथ्वी थी, इसको इन्होंने कहा था पैंजिया। क्या कहा था? पैंजिया। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि इसके चारों ओर जो है एक जलीय क्षेत्र विद्यमान था। इसके चारों ओर एक जलीय क्षेत्र विद्यमान था। इस जलीय क्षेत्र को इन्होंने कहा कि ये पैंथालासा सागर है। पैंथालासा सागर कहा। उसके बाद इन्होंने आगे ये बताया कि पृथ्वी पर बहुत सारे एरा आए, यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे युग आए। पृथ्वी आज वर्तमान स्वरूप में जैसी दिखाई दे रही है वैसी नहीं थी। इसमें बहुत सारे आइस एज भी आए, उल्का पिंडों की बरसात भी हुई, फिर आइस एज आया, फिर जो है गर्म हुई, फिर ठंडी हुई। तो इस क्रम में जो है बहुत बार पृथ्वी में जो है बदलाव होता रहा, इसकी जलवायु में भी बदलाव होता रहा। तो जो है आगे चल के इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर एक युग आया जिसे इन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग। क्या कहा? कार्बोनिफेरस युग। तो इस कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने कहा कि पृथ्वी में विखंडन हुआ, आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी में तनाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो है विखंडन हुआ, और इस विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी जो है दो भागों में विभाजित हो गई। तो ये दो भाग जो है कौन से थे? इन्होंने कहा पृथ्वी जो है दो भागों में विभाजित हो गई। तो ये दो भागों में विभाजित हो गई, तो इसके उत्तरी भाग को इन्होंने कहा कि ये अंगारालैंड है, और
इसके दक्षिणी भाग को इन्होंने कहा कि ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। यानी कि कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी का विखंडन हुआ, इसके उत्तरी भाग को जो है अंगारा लैंड कहा गया और इसके दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड कहा गया। वहीं जो ये दरार पड़ गई बीच में, यानी कि इस पृथ्वी के या इस पेंजिया के विखंडन के कारण जो दरार पड़ गई, तो इस दरार में जो ये पास का जो जल था ये भर गया, ये भर गया। इस जल का जो है इसकी ओर जो है झुकाव हो गया या इस तरफ प्रवाहित हो गया। तो ये जो क्षेत्र बन गया, ये जो क्षेत्र बन गया, इसको इन्होंने कहा टेथिस सागर। क्या कहा? टेथिस सागर। ये उन्होंने इसे टेथिस सागर कहा। फिर उसके बाद जो है अल्फ्रेड वेगनर महोदय जो है आगे ये बात कहते हैं कि उसके बाद और एरा आए, पृथ्वी में बदलाव होते रहे और उसके बाद जो एक एरा और आया या एक युग और आया जिसे हम लोग जुरासिक काल के नाम से जानते हैं। जुरासिक काल, जुरासिक काल, जिसे जुरासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये कहते हैं कि जब जुरासिक काल में विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड में, जब अंगारा लैंड में विखंडन हुआ, जब अंगारा लैंड में विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड से कुछ महाद्वीप बने जो वर्तमान समय में हैं उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। और इसी एरा में जुरासिक काल में जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो बना आपका जो वर्तमान स्वरूप में है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से जो है महाद्वीपों का जन्म हुआ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने भारत की ओर। तो देखते हैं भारत की ओर बढ़ते हैं। देखो इसे, उसके बाद जो है हम लोग भारत की ओर बढ़ते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, क्या वर्तमान स्वरूप में ये भारत जैसा आज दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा ही था क्या? तो आगे हम देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड के विखंडन के फलस्वरूप जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जन्म हुआ। लेकिन भारत का जो है हालांकि भारत जो है गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, लेकिन यह जो है ये अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था। किस तरीके से देखते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं ये हम मान लेते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां कहीं पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर है। तो वो ये कहते हैं कि ये वाला आप जो ये वाला जो किनारा जो आप देख रहे हैं यहां पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ उखाड़ लिया हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भूखंड जो है यहां से टूटा और उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुआ, और उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुआ। लेकिन जो वर्तमान समय में आज जो स्वरूप दिखाई दे रहा है भारत का, हमारा भारत ऐसा नहीं था। ये जो स्वरूप अलग हुआ वो इस तरीके से कुछ था, कुछ इस तरीके से था। कुछ इस तरीके से जो है हमारा भारत जो है उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हो रहा था, उत्तर पूर्व की ओर जो है गतिशील हो रहा था, और वर्तमान समय में भी ये गतिशील अवस्था में है। यहां उत्तर पूर्व की ओर एक प्लेट थी, एक प्लेट थी जिसे यूरेशियन प्लेट कहा गया, जिसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं।
क्योंकि यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट थी और ये जो इंडियन प्लेट थी, ये जो इंडियन प्लेट थी, इन प्लेटों की व्याख्या जो है प्लेट विवर्तकी सिद्धांत के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये जो इंडियन प्लेट जो थी ये उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुई, क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट जो है एक बड़ी प्लेट थी, तो ये जो भारतीय प्लेट थी एक छोटी प्लेट थी। तो इस कारण से ये प्लेट जो है इस प्लेट को ऊपर की ओर या और उत्तर पूर्व की ओर नहीं धकेल पाई, और यहीं पर जो है यहां पे इनके बीच में अभिसरण हो गया। अभिसरण का अर्थ यह है कि इनके बीच में टकराव हो गया, इनके बीच में टकराव हो गया, और इस टकराव के फलस्वरूप क्या हुआ कि इस क्षेत्र में बलन पड़ गए, और बलन के फलस्वरूप जो है पर्वतों की उत्पत्ति हुई। जो भारत के पर्वत हैं उन्हें हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है एक भूखंड जो कि अफ्रीका से टूटा और उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुआ, तो इस भूखंड को वर्तमान समय में हम लोग इसको जो है भारतीय भूखंड के नाम से जानते हैं। तो आगे परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। तो उसमें ऑप्शन होता है आपका पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, और एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि वर्तमान जो अफ्रीका से जो टूटा था जो भाग, वो कौन सा था? प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग यदि कोई है तो वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत का जन्म हुआ, लेकिन अभी इसका नाम जो है वो भारत नहीं पड़ा है, अभी ये केवल एक भूखंड ही है। अब इसका नामकरण कैसे हुआ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम अपना जो है भारत का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। भारत के भूगोल में पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसे अभी हम लोगों ने जो है सिलेबस में लिखा था, उसका नाम क्या था? यानी कि भारत के परिचय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भारत के परिचय की बात करेंगे। तो परिचय में हम लोग देखते हैं क्या क्या देखेंगे कि कैसे कैसे जो है भारत का नाम जो है समयानुसार जो है बदलता रहा, फिर उसके बाद जो है कैसे इसका नाम जो है भारत हो गया। तो देखते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ये भारत है हमारा, ये हमारा जो है भारत है। यहां पर हम देखते हैं जो ये जो है वर्तमान स्वरूप है भारत का, जैसा हमें आज दिखाई पड़ रहा है ये वर्तमान स्वरूप है भारत का। तो हम देखते हैं कि इसका नामकरण जो है कैसे कैसे किस किस तरीके से हुआ। तो हम देखते हैं कि यहां पर आपने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि यहां पर जो है बहुत सी प्रजातियां आई और इन्होंने जो है एक बहुत बड़ी सभ्यता का विकास किया। जैसे उन्हीं में है सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्यन सभ्यता, फिर उसके बाद अन्य सारी सभ्यताएं भी आई। तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है इस देश का नामकरण किया। जैसे यदि हम बात करें आर्यों की बात करते हैं तो आर्य, तो आर्यों में इन्होंने इसको ये जो आर्य जो थे ये पूरे के पूरे भारत से परिचित नहीं थे। ये यहां पर एक है विंध्याचल पर्वत, या हम कहें ये नर्मदा नदी जो है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर्यों का जो भारत था वो इस हिमालय से लेकर के और इस नर्मदा तक के क्षेत्र को वो लोग जो है भारत कहते थे। और हालांकि वो भारत नहीं कहते थे वो इसको आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहते थे। यानी कि आर्यों ने इसे क्या कहा? आर्यावर्त कहा। आर्यों ने इसे आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहा। आर्यों ने इसे आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहा। ये जो क्षेत्र जो होता था
वो हिमालय तथा विंध्य या नर्मदा तक के क्षेत्र को, विंध्य या नर्मदा तक के क्षेत्र को इन्होंने आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहा। तो ये परीक्षाओं में खासकर जो है इतिहास की परीक्षाओं में पूछा जाता है। हालांकि इतिहास और भूगोल से अंतर संबंधित ये प्रश्न होता है कि आर्यों का जो भारत था या आर्यों का जो आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त जो था वो कौन सा क्षेत्र था। तो उसका आंसर होता है हिमालय तथा विंध्य के क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहा। अब आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद जो एक आर्यन सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी बताओ जरा कमेंट में बताओ, ये आर्यन सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद जो है आर्यन सभ्यता आई, तो जो है जब उसके बाद ये आर्यन सभ्यता आई तो ये कैसी सभ्यता थी, तो मैं ही बता देता हूं, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा कैसी थी, आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। इसके बाद आर्यों की प्रशासनिक इकाई यानी कि आर्य जो थे वो वैदिक काल में थे, और वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक आ जाता है आपका ऋग्वैदिक काल, एक आ जाता है आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हम आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में, या हम ये कहें कि आर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें सबसे पहले जो है आर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें जो सबसे निम्न पायदान पे जो था कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। कुल का अर्थ होता था परिवार से, यानी कि जो परिवार का जो मुखिया होता था वह जो है कुल का मुखिया कहलाता था। उसके बाद में ग्रामीण का मुखिया जो है वो शायद ग्रामीणी कहलाता था। उसके बाद में जो विश्व जो होता था, विश्व जो वर्तमान समय में आज जिसे हम जिला कहते हैं वो विश्व कहलाता था। जन का अर्थ होता है वर्तमान समय में जो राज्य था, वर्तमान समय में जो राज्य है उसको हम लोग जो है जन कहते थे। और मतलब हम नहीं कहते थे, ये लोग आर्य कहते थे। आर्य जो है जन को राज्य कहते थे, और राष्ट्र वर्तमान समय में जो आज देश है उसे राष्ट्र कहते थे ये लोग। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, आगे चल के ऋग्वैदिक काल में भारत को क्या कहा गया इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। तो आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में आर्यों में एक जो है कबीला हुआ जिसे हम लोग जो है भरत कबीले के नाम से जानते हैं। तो ये 5 जन जो थे, 5 जन में जो भरत कबीला था वो शक्तिशाली कबीला था। अब समझ रहे होंगे आप कि मैंने जन क्यों बताया। जन का अर्थ था, आज वर्तमान स्वरूप से हम इसको राज्य से लगा सकते हैं, राज्य से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो जो 5 जनों में जो सबसे शक्तिशाली जो जन था उसे भरत कबीला कहा गया। तो जो भरत कबीला था, इसी भरत कबीले के नाम पर जो है इस देश का नाम भारत पड़ा, इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे जो है बदलाव होते गए, आगमन होता गया, फिर उसके बाद में आगे की ओर जब उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे जो है वेद पुराण, हालांकि वेद तो पहले ही थे लेकिन पुराण, उपनिषद, इस तरीके की सारी चीजें आते गई। तो एक पुराण है आपके यहां, एक पुराण है जिसका नाम है वायु पुराण। तो इस वायु पुराण के अनुसार
दुष्यंत के पुत्र दुष्यंत के पुत्र दुष्यंत के पुत्र भरत दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, शांत रहो, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। फिर उसके बाद में हम और आते हैं आगे की ओर, बौद्ध काल आता है। बौद्ध काल में इस देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। जम्बूद्वीप पड़ा। फिर उसके बाद हमारे यहां जो है कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं। तो विदेशी आक्रमण में यूनानी आए। तो यूनानियों की यूनानी या रोमवासी यूनानी या रोमवासी यूनानी या रोमवासी, क्योंकि ये लोग जो है सिंधु नदी को, आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे ही हुआ। उसके बाद में आर्यों ने डोमिनेट कर लिया यहां पर, और सिंधु नदी के किनारे या गंगा के मैदानों में, यमुना के क्षेत्र में जो है आर्यन सभ्यता डेवलप हुई। उसके बाद में यूनानी जो आए या जो रोमवासी आए, इन्होंने जो है सिंधु नदी को इंडस कहा। सिंधु नदी को इंडस कहा। इसी आधार पर जो है इस देश का नाम इंडिया पड़ गया। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ गया। फिर उसके बाद में हमारे यहां जो है ईरानी या पारसी आए। ईरानी या पारसी आए। ईरानी या पारसी आए। तो इन ईरानियों ने और पारसियों ने इस सिंधु नदी को हिंदू कहा। इस सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो इस प्रकार से जो है हमारे देश का नाम समय दर समय जो है बदलता रहा। और पहले जो है इसका नाम आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त हुआ। फिर इसका नाम जो है ऋग्वैदिक काल में भरत कबीले के नाम पर जो है इसका नाम भारत पड़ा। फिर जो है पुराणों के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार जो है इस देश का नाम जो है भारत पड़ा। और वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र के अनुसार जो है इसका नाम जो है भारत पड़ा। फिर उसके बाद जो है बौद्ध काल में इसे जम्बूद्वीप कहा गया। फिर उसके बाद में जो है जब यूनानी या रोमवासी आए, क्योंकि जो है ये सिंधु को इंडस कहते थे, तो इस देश का नाम इस नदी के आधार पर जो है इंडिया कहा गया। फिर उसके यहाँ जो है हमारे यहाँ ईरानी या पारसी आए, तो उन्होंने जो है सिंधु को हिंदू कहा। तो जो है इस प्रकार से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो ये देखो ऐसा है कि इससे जो है बहुत ही प्रश्न आते हैं कि जैसे कि आर्यों का आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। इंडिया किसने कहा, उसके बाद जो है हिंदुस्तान किसने कहा, ठीक। बहुत सारे परीक्षाओं में, छोटी से छोटी परीक्षाओं में भी और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी जो है भारत के इंट्रोडक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी भारत का परिचय जो है समाप्त नहीं हुआ है। आज जो है हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और आगे जो है कल हम लोग आगे भारत के परिचय की ओर आगे को बढ़ाएंगे। जैसे इसका क्षेत्रफल कितना है, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग धारित करता है, यहाँ पे जनसंख्या क्या निवास करती है, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से हम ये भी देखेंगे कि भारत से बड़े कितने देश हैं, और उसके साथ ही साथ हम जनसंख्या में भी देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या का क्या स्थान है, कितने प्रतिशत जनसंख्या को ये धारित करता है। उसके बाद जो है इसके सीमाएं क्या हैं, सीमाओं के साथ ही साथ हम लोग इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देखेंगे, जिसको हमने पहले ही इस चैप्टर में करा दिया, जिससे आपको असुविधा ना हो। इसलिए इसके साथ में जो है हम लोग इसके कर्क रेखा की स्थिति को देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने देशों से गुजरती है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत हम लोग यहाँ की मानक या मोत्तर रेखा देखेंगे, जो 82.5 डिग्री की है, मैंने आपको बताया था। ये कितने राज्यों से गुजरती है और जो है कहां कहां इसकी स्थिति है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों के सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी, और जो है आप लोग जो है अपनी तैयारी में या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जो है
अपनी प्रगति कर सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हमारा ऐसा विचार है कि इसको जो है ऐसे ही मैप के द्वारा पूरा भूगोल जो है, पूरे भारत के भूगोल को हम लोग जो है ऐसे ही मैप के द्वारा पढ़ेंगे, जिससे कि असुविधा ना हो और जो है आप लोगों को जो है अच्छी से तैयारी हो सके और आप लोग जो है अपने परिणाम को या अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। ठीक है।